अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, दो तीन ऐसी डेवलपमेंट हुई हैं पिछले एक डेढ़ हफ्ते में, जो कि काफ़ी नई राह पे चीज़ों को ले जा रही हैं इंटरनेशनल मामलात के हवाले से। एक तो है चाइना। चाइना के हवाले से दो तीन चीज़ें। एक तो चाइना ने सऊदी अरब का दौरा किया, जी जिंग ने, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने, और उनको जो वेलकम दिया गया और उनके साथ जो एग्रीमेंट साइन हुए, फिर वहाँ पे बाकी जीसीसी कंट्रीज़ हैं, गल्फ कोऑपरेटिव कंट्रीज़, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान और यूनाइटेड अरब इमारात, 5, इनके भी हेड ऑफ स्टेट आए रियाद में, सऊदी अरब में, और जी के साथ मीटिंग की। और ये जी का चाइना का मिडिल ईस्ट में इंटरफेरेंस के हवाले से एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, और ये अमेरिका के लिए भी एक सिग्नल है। इस पे मैं ज़रा डिटेल में आता हूँ, क्योंकि चाइना ने फिर इसी दौरान एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी हुआ भारत के साथ, और कई चीज़ें चाइना के हवाले से हो रही हैं। दूसरी एक खबर ये है कि यूरोपियन यूनियन की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है बेल्जियम में, कि उनको कतर ने रिश्वत दी थी वर्ल्ड कप के हवाले से, एवा काली। तो उसके हवाले से मैं डिटेल में बात करूंगा। और तीसरा, यूरोप की अमेरिका से नाराज़गी के जंग का सारा मलबा जो है वो यूरोप पे आके गिरा है। इन 3 मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं चाइना के ऊपर। देखें, अमेरिका ने चाइना के ताइवान को एडवांस्ड नेशनल डिफेंस अथॉरिटीज़ सेल का आर्म्स सेल किए हैं, जो कि डिफेंस में काम आते हैं। और इसी दौरान चाइना ने भी ताइवान में अपने न्यूक्लियर बॉम्बार्डिंग जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी मूवमेंट बढ़ा दी है। तो ये रिटेलिएशन में दोनों तरफ से हो रहा है। सऊदी अरब अमेरिका के डिक्टेशन में नहीं आ रहा। सऊदी अरब ने अमेरिका का ये डिक्टेशन मानने से इनकार कर दिया कि हम पेट्रोल की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और प्राइस कम करेंगे। इसका डायरेक्ट ज़ाहिर नुकसान सऊदी अरब को होता है, या उन तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ को होता है, कि वो एक तो प्रोडक्शन भी बढ़ा दें, मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा तो फिर प्राइस ऑफ डेफिनेटली कम आएगी, ख़रीदार इतना रहेगा नहीं। उस पर अमेरिका बहुत नाराज़ हुआ। अमेरिका ने अपीसमेंट भी की कि हम मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ जो जमाल खशोगी जर्नलिस्ट का कत्ल का केस है वो ख़त्म कर रहे हैं, उसको इम्प्यूनिटी दे रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं। दूसरा, अभी जो G20 की मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया में, वो मोहम्मद बिन सलमान ने इंडोनेशिया के अलावा थाईलैंड और 2-3 और कंट्रीज़ का दौरा किया और अपनी मार्केट वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। इंडिया से बहुत क्लोजनेस हो रही है। ऐसे में जी जिंग ने रियाद का जब ट्रिप किया तो उसके एयरप्लेन को बाकायदा एक ऐसा एस्कॉर्ट दिया गया, हवा में ही सऊदी एयरफोर्स ने उसको चारों तरफ से घेर के उसको रेड कारपेट वेलकम किया गया। और जितना उसका आवभगत की गई ना, तो अभी 1-1.5 महीने पहले जो बाइडेन भी सऊदी अरब गए थे, तो आपको याद होगा कि उसको लेने के लिए मोहम्मद बिन सलमान एयरपोर्ट भी नहीं गया था, और उसको वो वेलकम नहीं दिया गया था जो जी को दिया गया। तो चाइना के साथ क्लोजनेस बढ़ रही है। चाइना के साथ सऊदी अरब की एनुअल ट्रेड है ना, वो $80 बिलियन पर ईयर की है। और अब खाली इस लास्ट क्वार्टर में 2022 के ये ट्रेड $30 बिलियन से बढ़ गई है, यानी एनुअल $125 बिलियन से ऊपर जा रही है। जी जिंग ने सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ $30 बिलियन के एक्स्ट्रा मुआहदे भी किए हैं। और हुवाई कंपनी को के एग्रीमेंट्स हुए हैं सऊदी अरब के साथ, और काफ़ी एक क्लोजनेस बढ़ी है।
और ये क्लोजनेस ज़ाहिर है अमेरिका को पसंद नहीं है। इसलिए अमेरिका ने और यूरोप ने एक नया पैंतरा खेला कि चाइना है ना, इसके 100 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन पूरी दुनिया में इलीगल हैं। यानी पुलिस स्टेशन तो आपके अपने मुल्क में होंगे ना, लेकिन चाइना के पुलिस स्टेशन दुनिया में, इंग्लैंड में भी 2 हैं, अमेरिका में भी कई शहरों में हैं, वो इलीगल पुलिस स्टेशन भी चाइना ने बनाए हुए हैं। जैसे कि हमने सुना था कि यहाँ पे लंदन में चाइनीज़ एम्बेसी पे जब ये फॉलन गैंग के लोग या उगर मुसलमान या तिब्बती वहाँ पे हांगकांग वाले प्रोटेस्ट करने जाते हैं ना, तो उनके नाम नंबर वगैरह सबके नोट कर लिए जाते हैं और फिर बाद में किसी न किसी तरह उनको किसी को उठा लिया जाता है, किसी को बाकायदा एक सिस्टम रखा हुआ, या फिर चाइना में उनकी फैमिलीज़ के साथ कुछ होता है। ये सब चीज़ें चाइना कर रही है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ स्पाइंग चाइना का बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया है। अब आप देखें, ये नक्शा है 2000 में जो रेड कंट्रीज़ हैं ना, ये चाइना के साथ ज़्यादा ट्रेड थी, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में थे और ट्रेड थी, और ब्लू है ना वो अमेरिका के साथ ज़्यादा ट्रेड थी 2000 में। 2020 में ये आप देख लें कि पूरा साउथ अमेरिका, जिसमें सिर्फ एक मुल्क चाइना के साथ ज़्यादा ट्रेड थी अमेरिका के मुकाबले में, आज 2 मुल्क खाली अमेरिका के साथ हैं, बाकी सबकी ट्रेड चाइना के साथ है। इसी तरह अफ्रीका देख लें, पूरा अफ्रीका, फिर यूरोप में भी आप देखें स्पेन, पूरा ईस्ट यूरोप, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, ग्रीनलैंड, पूरा मिडिल ईस्ट, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब की ट्रेड चाइना के साथ ज़्यादा है, अमेरिका के साथ कम है। कितना टर्नओवर आया है। तो चाइना डेफिनेटली टेकिंग ओवर थिंग्स। इसको कंट्रोल करने के लिए अब ये अमेरिका के 2 एरियाज ऑफ कंसर्न, एक अरबियन गल्फ क्योंकि दुनिया की एनर्जी रिसोर्स का गढ़ है, एक चाइना। अमेरिका ने सोचा कि अब लड़ाओ, जंग कराओ। एक तरफ ईरान और सऊदी अरब को भिड़ाने के चक्कर में है ताकि ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे, जंग शुरू होगी, सऊदी अरब को हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, अमेरिका से हथियार खरीदेगा, अमेरिका की कंडीशंस भी मानेगा, और कुवैत भी हथियार खरीदेगा, कतर भी खरीदेगा, और इसी दौरान इजराइल से शायद फिर इनके ताल्लुकात अभी इमारात के हो गए हैं, लेकिन अभी कतर, कुवैत, सऊदी अरब के डायरेक्ट ताल्लुकात इजराइल से नहीं। तो उस जंग अगर हो जाती है ईरान के साथ तो कॉमन एनिमी होगा यहूदियों का और सऊदियों का, तो वो फिर इनकी आपस में रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी, अमेरिका का एक मल्टीपर्पस वो हो जाएगा। तो इसलिए ईरान को अब अमेरिका मतलब नीचे से पुश कर रहा है कि तुम न्यूक्लियर वेपन बनाओ, बनाने नहीं देगा। बनाओ का खाली ईरान ऐलान कर देगा तो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फरहान अल सऊद ने पहले ही कह दिया कि हम फिर सब भूल जाएंगे, फिर जंग होगी। तो ये एक तरफ कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ चाइना और इंडिया को भिड़ाने के चक्कर में कि ये 2 मेजर इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। भाई देखें ना, ये पर कैपिटा इनकम का इंडेक्स है पिछले 8 साल का। चाइना की पर कैपिटा इनकम 88% बढ़ी है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम 57% बढ़ी है, अमेरिका की 36% बढ़ी है, रशिया की 5%, जर्मनी की 1%, इंग्लैंड की -1%, फ्रांस की -5%, जापान की -11%, इटली की -6%। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया की जो मेजर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं वो इंडिया और चाइना है। कैसे रोकें इनको, कैसे पूरी दुनिया की मार्केट्स को ये टेक ओवर कर रहे हैं, कैसे हर चीज़ को ये टेक ओवर कर रहे हैं, लड़ा दो इनको। तो अभी जो चाइना और इंडिया की जो झड़प हुई, उस झड़प की ज़ाहिर कहानी बाहर न चाइना भारत निकाल रहा है ना चाइना निकाल रहा है। हमें जो सुनगुन मिली है वो यही है कि वो जो नो मैन लैंड है LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जिसमें दोनों का क्लेम है, तो इसलिए उसको
बफर जोन रखा गया, उसमें कुछ तीन चाइनीज फौजी आ गए थे, तो इसको भारत के फौज ने उनको पकड़ लिया। उनको छुड़ाने के लिए फिर 2-3 दर्जन और फौजी आ गए, तो फिर भारत ने उनको मार मार के भगा दिया। उसमें से भी कोई सुना है 20 एक को पकड़ कर रख लिया था, और जाहिर है वो भी डंडे लेके आए थे मारने के लिए, तो थोड़े बहुत भारत के भी शायद 1-2 फौजी के कुछ को जख्म लगे हैं। कैजुअलिटीज दोनों साइड्स पे किसी की नहीं अभी तक कोई खबर आई। तो जाहिर है जब लड़ाई होती है, जैसे आप देखते हैं कि कभी मोहल्ले में 2 गुंडा पार्टियों में लड़ाई होती है, या 2 जवानों के ग्रुप में लड़ाई होती है, डंडे चलते हैं तो 4 के सर इधर फटते हैं, 6 के सर उधर फटते हैं। इस तरह चाइना को बहुत मार पड़ी है, नो डाउट। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ब्रिटिश जर्नलिस्टों ने और अमेरिकन जर्नलिस्टों ने बड़ा चढ़ा के चीज़ें पेश करना शुरू की कि अरुणाचल प्रदेश के लोग प्राउड इंडियन हैं और इन्होंने चाइना के खिलाफ हमेशा प्रोटेस्ट किया है और ये डट के खड़े हैं। और क्रिस ब्लैकबर्न, थैंक यू इंडिया, योर ब्रेव सर्विसमैन एंड वीमेन आर द फर्स्ट बुलवॉक टू प्रोटेक्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कह रहे हैं कि दुनिया को चाइना से बचाने के लिए तुम आगे बढ़ो। और ये अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं चाइना के खिलाफ, चाइना कुछ भी करेगा। मकसद ये है कि इंडिया भिड़ जाए, जैसे यूक्रेन को रशिया से भिड़ा दिया। क्या नतीजा निकला? यूक्रेन तबाह हो बर्बाद। इस कड़कती सर्दी में हमारे लंदन में इस वक्त -6 और -7 चल रहा है, हमारी चीखें निकली हुई हैं। लिटरली मैं आपको बता रहा हूं कि हम बिल्कुल ही पैरालाइज्ड हो गए। सर्दी इतनी, घरों के अंदर सर्दी लगती है। एनर्जी क्राइसिस, डबल प्राइसिस पे हम एनर्जीज ले रहे हैं, तो खाने का नहीं बचता। खाने का करते हैं तो बच्चों के लिए कोई किताब, कोई ट्यूशन, कोई चीज़ों का बहुत हालत ख़राब है। आप सोचें यूक्रेन का क्या हाल होगा, जहाँ पे इससे कई गुना ज़्यादा सर्दी है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, खाना पीना। क्या हुआ, अमेरिका और यूरोप ने भिड़ा दिया यूक्रेन को चढ़ा चढ़ा के। जेलेंस्की एक पागल का बच्चा था, वो वेस्ट का, उधर यूक्रेन का सद्दाम हुसैन कह लो उसको आप, वो जाओ लड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और फिर अभी इसको मिसाइल मांगे इसने, तो उसको मिसाइल दिए तो उसकी कैपेबिलिटीज कम कर दी। बोला हम तुमको ये वाले मिसाइल देते हैं। सब यूक्रेन वाले खुश, जबरदस्त मिसाइल आ रहे हैं। वो पता चला वो मिसाइल का सिस्टम ऐसा रखा है कि वो रशिया के अंदर तक फायर ना पहुंचे मिसाइल का। मतलब उसकी रेंज इतनी कम कर दी, लिमिट कर दी कि वो यूक्रेन के बॉर्डर्स के पार जा ही ना सकें। हाईमार्स मिसाइल सिस्टम दिया है, जो कि कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको मॉडिफाई करके दिया है यूक्रेन को। यानी यूक्रेन को तबाह और बर्बाद कर दिया अमेरिका और यूरोप ने। यही चीज़ ये करना चाह रहे हैं कि इंडिया दीवार बन के खड़ा है चाइना के आगे दुनिया को बचाने के लिए। अब हम पागल के बच्चे हैं, ठेका लिया हुआ है क्या? ये बात अच्छी तरह चाइना को भी पता है, भारत को भी पता है कि जंग दोनों मुल्कों के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। जरूरत ही नहीं है हम दोनों को आपस में एक दूसरे से लड़ने की, कोई जरूरत नहीं है। पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। और ऐसे मौकों पे जब 2 बड़ी पावर आपस में लड़ती हैं तो तबाही बहुत होती है। ये पाकिस्तान इंडिया की जंग का बात नहीं हो रही कि 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में भारत ने पाकिस्तान को रौंद देना है। अंडर एस्टिमेट तो आप चाइना को नहीं कर सकते ना। कितने $100 ट्रिलियन का रिजर्व है चाइना के पास। आफ्टर ऑल उसने 20 साल 25 साल से एक इकोनॉमिक रन की है, क्योंकि उनके पास लीडरशिप है। माओ जेतुंग आया, डेंग ज़ियाओपिंग आया, अब ये जी जिंग आया। लीडर हैं जिन्होंने चाइना को स्ट्रांग किया है, नो डाउट। आपके पास तो अब जाके एक लीडर आया है और उससे आप ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो कि वो भगवान है, एक डंडा घुमाएंगे तो पूरा सारा मसला हल हो जाएगा। कितनी कठिनाइयों में उनको काम करना पड़ रहा है, ये आप में से भी अक्सर लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो अजीज दोस्तों, ऐसे में भारत को अच्छी तरह पता है कि सर पे आई तो लड़ेंगे, जाहिर है, लेकिन हम जंग इनिशिएट नहीं करेंगे। यही चीज़ चाइना को पता है।
चाइना ने 2 साल पहले लद्दाख में भी, गलवान में भी करके देख लिया, अब अरुणाचल में भी छोटी सी झड़प। ये एक अनवांटेड सी झड़प थी जो ना भारत चाहता था ना चाइना चाहता था। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग एक जगह पे हुई है जिसकी वजह से ये झड़प हो गई। लेकिन अगर कोई ये सोचता है यूरोप और अमेरिका कि वो चाइना और इंडिया को भिड़ा देंगे तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। इसमें कोई, और अब दुनिया के सामने अमेरिका नंगा होता जा रहा है। सिचुएशन ये है कि यूरोप में ये डिस्कशन हुई है कि अभी प्राइम मिनिस्टर ऑर्बन और फ्रांस के मैक्रोन, इन दोनों ने ये मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि यूरोप ने यूक्रेन रशिया वार का सारा बोझ उठाया हुआ है, अमेरिका को कोई बोझ नहीं उठाना पड़ा। मैक्रोन अमेरिका भी गया था और उसने जो बाइडेन को क्लियर अल्फाज में कहा कि ये जंग हमारे लिए बहुत भारी पड़ रही है, तुम्हें इसका कुछ नुकसान नहीं हो रहा और यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस को क्विकली हैंडल करना होगा, अदरवाइज यूरोप के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। और यूरोप में एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि हमें सैंक्शंस ख़त्म कर देनी चाहिए, हम रशिया से क्यों अपना सैंक्शन लेके इस जंग में नुकसान उठा रहे हैं, हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं कि हम लोग तकलीफ़ क्यों उठाएं। तो अजीज़ दोस्तों, अमेरिका इस जंग के दौरान यूरोप को ज़्यादा महंगे दामों में एनर्जी दे रहा है। भाई आप देखें ना, दुनिया तरक्की कर रही है ना, इलेक्ट्रिक के हीटर, गैस के हीटर, सोलर पावर के हीटर, फलां हीटर, ढुमका हीटर, अब किस पे आ गए? कोयले पे। कोल माइन शुरू कर दिए। एक तरफ वो क्लाइमेट के हवाले से बातें हो रही थी, इलेक्ट्रिक कार आएगी और ये होगा और ग्रीन एनर्जी। गैस पेट्रोल छोड़ कोयले पे आ गए, कोयले की माइनिंग शुरू कर दी है, प्रोटेस्ट शुरू हो गए इधर। और हीटर, लकड़ी जलाने वाले, आग तापने वाले हीटर इंट्रोड्यूस हो गए मार्केट में। हम जिस सुपर मार्केट में जाते हैं वहां पे लकड़ियां रखी हैं, घासलेट रखा है और वो लोहे का वो रखा हुआ है कि इसमें लकड़ियां डाल के जला के बैठो। दुनिया कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रहे हैं? इस जंग ने यूरोप को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया है। अजीज दोस्तों, मैं समझता हूं कि लिस्ट लंबी हो गई है और मैं कतर का जो यूरोपियन यूनियन को जो घूस दी गई है वो मामला मुझे अभी छोड़ना पड़ेगा। अगली वीडियो में मैं उस पर आऊँगा क्योंकि फिर लंबी हो जाती है। आज भी मुझे एक साहब ने मैसेज किया कि भाई आज के ज़माने में कौन लंबी वीडियो देखता है यार, किसके पास इतना टाइम होता है। हम आपकी बात को बिल्कुल पसंद भी करते हैं आपकी उसको, लेकिन छोटी वीडियो बनाया करो। तो मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन भाई अब चीज़ें आती हैं तो मुझे आपके सामने रखनी पड़ती हैं। तो इसलिए बहरहाल अब ये है कि मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको वाइंड अप करूँगा। आपके सामने ये यूरोपियन यूनियन में एक यूरोपियन पार्लियामेंट में एक स्पीच हुई है रशिया यूक्रेन वार के हवाले से, वो आपके सामने रखता हूँ। बाकी चीज़ें अगले सेशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। Billions of EU assistance going to Ukraine are not free. They're loans, which Ukraine will default on, and they come with neoliberal strings attached. If you listen to the economists, Ukraine is marked for a nightmare round of shock therapy, a sell-off of public land, deregulation of labour, sale of public assets, on it goes. The country's future is being sold to finance a proxy war that's tearing it apart. And of course the loans have preconditions that Ukraine must uphold democracy and rule of law, but since the tap was turned on, Zelensky has banned most opposition parties, shuttered the media, attacked trade unions and workers' rights, but the billions keep flowing. This is a country our Court of Auditors have said was a country accused of grand corruption. And on it goes while the EU policy seems designed to prevent peace and keep the war going at all costs as long as ordinary people pay. So between Russian tanks and European banks, there will be little left of Ukraine when this is over. Don't forget,
war is a racket and there's going to be hell to pay for this one.